रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो, खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखे निगाहें। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। नमस्कार दोस्तों, अनिल फिर यहाँ है रोशनी के इस कारवां के साथ। हम सभी की जिंदगी एक पहेली है जिसे हर पल हम सुलझाने में लगे रहते हैं, और ऐसे कई संदेश होते हैं जिन्हें डिकोड करके पढ़ना चाहते हैं। आज के हमारे जो मेहमान हैं, उन्होंने जिंदगी की कई पहेलियों को तो डिकोड किया ही होगा, पर इसके साथ साथ अपना सब्जेक्ट भी कुछ ऐसा ही चुना है, और ये सब्जेक्ट है क्रिप्टोलॉजी। ये विज्ञान की वो शाखा है जो सिक्योर्ड कम्युनिकेशन से जुड़ी है। निजी जानकारी सुरक्षित रखी जा सके, इसका बहुत महत्व होता है गवर्नमेंट एजेंसीज, मिलिट्री, कंप्यूटर कंपनीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, और इसीलिए इस विषय का भी बहुत महत्व है। हमारे आज के मेहमान प्रतीश दत्ता IIT खड़गपुर से क्रिप्टोलॉजी एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजी में PhD कर रहे हैं, और हाल ही में इन्हें प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस मेमोरियल गोल्ड मेडल से नवाजा गया है साइंस डिसिप्लिन के MSc कोर्स में बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए। आइए हमारे साथी जॉर्ज एब्राहम और प्रतीश दत्ता के बीच टेलीफोन पे हुई बातचीत का कुछ अंश सुनते हैं। नमस्कार प्रतीश, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार प्रतीश, आप ये क्रिप्टोलॉजी और नेटवर्क सिक्योरिटी जो है, इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएंगे? शुरू में लोग क्या करते थे, जहाँ पे वॉर होता था, जो फाइटिंग होते थे, तो लोग वो बैटलफील्ड के साथ जो बेस का जो कम्युनिकेशन होता था, वो कम्युनिकेशन करने के लिए लोग अगर डायरेक्टली मैसेज भेजेंगे तो बीच में अगर वो मैसेज किसी ने वो जो दूसरे ने उसको पकड़ लिया तो वो तो जान जाएगा ना कि क्या भेज रहे हो। तो इसीलिए उसको डायरेक्टली नहीं भेज के उसको कुछ कोडिंग कोड करके भेजना पड़ता था। तो वहां से क्रिप्टोलॉजी चालू हुआ है। और आज इलेक्ट्रॉनिक जमाने में जो अभी इंटरनेट आ गया है, ईमेल आ गया है, मोबाइल फोन्स आ गया है, तो अभी क्रिप्टोलॉजी का एप्लीकेशन इस जगह में भी आ गया है, बिकॉज ये सभी जगह में सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अखबार में पढ़ा था कि आपको अपने MSc में आपने टॉप किया, वो भी मैथ्स में। मैथ्स के अलावा भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऐसे 6 स्ट्रीम्स है जी। तो ये 6 स्ट्रीम मिला के जो जिसका CGPA सबसे ऊपर होता है उसको प्रोफेसर जेसी बोस मेमोरियल गोल्ड मेडल दिया जाता है जी। तो वो ईयर मुझको मिला। तो कंग्रेचुलेशंस। आंखों के बारे में आप बताइए, आंखों का जो आपका प्रॉब्लम क्या है और कब से है? ये 6 महीने की उम्र के थे तब से हमारा लेफ्ट आई में प्रॉब्लम हो रहा था ज्यादा, और उन लोगों में मामी डैडी को पता चला कि वो आई थोड़ा सा स्क्विंट कर जा रहा था, तो उससे उन लोगों को लगा कि शायद कुछ प्रॉब्लम होगा, तो वो डॉक्टर को दिखाए। तो वो लोग पहले समझ नहीं पा रहे थे, वो लोग बोल रहे थे कि रेटिनोब्लास्टोमा हुआ है कलकत्ता में। तो बाद में चेन्नई जाके हम लोगों को पता चला कि ये रेटिनोस्किसिस नाम के एक डिजीज है जो बोथ आई में ही है। मेरा कॉलेज के 2nd ईयर में पढ़ रहे थे, तो तब पूरा वो आई भी चला गया। जो आपका जो आंखों का दिक्कत है, आंखों का प्रॉब्लम है, ये लेके आपने स्कूलिंग किया, तो इसमें आपके पढ़ाई में कोई कठिनाई हुआ? या कठिनाई तो होता ही है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक +20 पावर का ग्लास यूज करते थे पढ़ने के लिए जी, तो दिक्कत तो था ही। कहते हैं कि इसमें नंबर्स है, ग्राफ्स हैं, 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट्स हैं। कहते हैं कि देखा बिना मुश्किल है पढ़ने में, तो आपने ये चैलेंजेस कैसे टैकल किया? जब हम छोटे से थे ना, तब से ही
हमारा आंखों का प्रॉब्लम था, इसीलिए मेरे पेरेंट्स को लगा कि अभी ज्यादा पढ़ेंगे तो खुद अगर ज्यादा पढ़े तो स्ट्रेस पड़ सकता है। ये मेरा एक मेथड ऑफ स्टडी छोटा से ही था, हम सुन के कुछ मैनेज करते हैं। ये जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, जहाँ पर काफी डायग्राम्स हैं, इसका आपने कैसे किया? डायग्राम्स यूजुअली मेरे डैड मुझे समझा देते हैं कि कहाँ पे कैसे है, तो हम हमारे दिमाग में उसका एक पिक्चर सा बना लेते हैं कि कैसा है। तो ये विजुअल कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पहले से ही था? हाँ, तो विजुअल परसेप्शन, बिकॉज हम जब मेरा तो एक में विजन था ना, हाँ, हम तो देखा है। एंड दिस टोटल ब्लाइंडनेस आपको तो कॉलेज में ही शुरू हुआ? हाँ, कॉलेज में शुरू हुआ है ना। ओके, तो जब आप IIT खड़गपुर आए तो यहाँ पर आपके प्रति आपके जो प्रोफेसर्स हैं उनके रुख क्या था, आपके क्लासमेट्स का आपके प्रति रुख क्या था? देखिए, यहाँ पे सभी जो प्रोफेसर्स हैं वो लोग मुझे बहुत ही हेल्प किए हैं, और फ्रेंड्स का भी मैं बोलना चाहूँगा। फौजल अतीक, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है और वो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया है। नोट्स वगैरह उसके पास से ही लेते थे, तो हमको जो एक क्लास से दूसरे क्लास तक ले जाना, या फिर जो बोर्ड में टीचर लिख रहे हैं वो मुझे डिक्टेट करके बताना, वो सब करता था। आपने अपने पढ़ाई में कुछ टेक्नोलॉजी यूज किया है? जितना दिन जा रहा है तो कंप्यूटर्स का यूसेज बढ़ जा रहा है, तो हमने वो स्क्रीन रीडिंग एक सॉफ्टवेयर है जॉस, तो हम वो यूज करते हैं। जॉस का प्रॉब्लम है कि जॉस मैथमेटिकल सिंबल्स को पढ़ता नहीं, डिफिकल्ट मैथमेटिकल सिंबल्स होता है ना, लाइक इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, तो वो पढ़ता नहीं, तो वो सब जगह में दिक्कत होता है। अगर ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर हो पाए तो मेरा और भी सुविधा होगा। आपका प्लान क्या है? आप कहीं टीचिंग करेंगे या सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन करेंगे? क्या है आपका प्लान? देखिए, फिलहाल तो अभी PhD कंप्लीट करना है। रिसर्च बहुत सारी जगह में होता है, इंस्टीट्यूशंस में भी होते हैं। आजकल जो सॉफ्टवेयर कंपनीज भी बन रहे हैं, वहाँ भी बहुत सारे रिसर्चेस हो रहे हैं। टीचिंग से ज्यादा मेरा रिसर्च में रहने का इच्छा ज्यादा है। तो हमारे सुनने वालों जो है कई सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके जिंदगी से प्रभावित होंगे, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? एकमात्र जो चीज है हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग कोशिश कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। बाकी अगर कोई सच्चे दिल से कोशिश करेगा तो एक ना एक दिन उसको रिवार्ड जरूर मिलेगा। प्रतीश, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात किया। विश यू द वेरी बेस्ट। ओके, थैंक यू। हम सभी की शुभकामनाएं आपके साथ है प्रतीश, लगे रहो। आईवे हेल्प डेस्क आपकी सेवा में हाजिर है। आज हमारे सामने एक ऐसा केस है जहां एक छात्र को साइंस पढ़ने की इजाजत नहीं मिल रही थी। मुद्दे के बारे में विस्तार से बता रहे हैं प्रणय। 2012 के मध्य जुलाई में हमें कांटेक्ट किया डॉक्टर भारती कुमावत ने सूरत, गुजरात से। इनका बेटा है संजोग, जो 10th क्लास पढ़ चुका था CBSE बोर्ड की एक एफिलिएटेड स्कूल से, और आगे मेडिकल स्टडीज करना चाहता था, डॉक्टर बनना चाहता था। काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट रह चुका था हमेशा, और 11th क्लास में एडमिशन लिया था 1 साल पहले, और अचानक उसका आंखों का रोशनी एकदम कम हो गया रेटिनल डिटैचमेंट के कारण। मेरा लड़का 17 साल का था तब वो विजुअली इम्पेयर्ड हुआ। 30% उसको विजन है। जब उसकी विजन लॉस हो गई साल तक, तो मैं बड़ी टेंशन में रही, उसकी लाइफ कैसे होगी, तो अब क्या करे। लेकिन फिर खुद को संभाला, क्योंकि मेरा बच्चा काफी कॉन्फिडेंस था, तो मैंने सर्च करना चालू किया इंटरनेट पर। तब मुझे iWay.org के बारे में भी पता चला, और उन्होंने जो मुझे रास्ता बताया वो रास्ता मैंने फॉलो किया। ये जानकारी दी कि कैसे अब संजोग जो है वो कंप्यूटर्स के जरिए टॉकिंग सॉफ्टवेयर यानी कि स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के जरिए पढ़ सकता है, टॉकिंग बुक्स मिलती है, किन संस्थाओं में मिलती है, किस तरह से अपने कंप्यूटर्स का, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर सकता है पढ़ाई लिखाई के लिए। दूसरे दृष्टिहीन बच्चों से कनेक्ट करवाया जो साइंस पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं। फिर उन्होंने कहा कि आपका बच्चा वापस स्कूल जाएगा। बार बार फोन आते थे कि आप उसका LC ले जाओ, IC ले जाओ। जब मेरे आईवे से बात हुई उसके बाद में फिर मैंने कहा जाकर स्कूल से कि मैं LC नहीं लेना चाहती, मैं बच्चे को इसी स्कूल में वापस पढ़ाना चाहती हूँ। तो स्कूल ने कहा कैसे पढ़ेगा वो बच्चा हमारे स्कूल में। हमने उन्हें बताया कि देखिए CBSE जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसके क्लियर सर्कुलर्स हैं स्कूल्स को
कि वो किसी भी बच्चे को एडमिशन देने से मना नहीं करेंगे दृष्टिहीनता के कारण। उन्हें पर्याप्त सुविधाएं अपने स्कूल में खुद ही जुटानी है। दृष्टिहीन बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर्स पे एग्ज़ाम दे सकते हैं, राइटर का इस्तेमाल करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। साइंस, मैथ्स और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें डायग्रामेटिक क्वेश्चंस होते हैं, तो डायग्रामेटिक क्वेश्चंस के एवज में उन्हें दूसरे क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि एक उनका क्वेश्चन पेपर अलग होगा। और यहाँ तक कि क्लियर सर्कुलर आ चुका है CBSE का हाल ही में। अपने स्कूल्स को ये कहा है कि 11th-12th में जो दृष्टिहीन बच्चे साइंस पढ़ना चाहते हैं उनके लिए पर्याप्त इंतजाम किए जाए। फिर मैंने उनको CBSE के रूल्स बताए, फिर भी उन्होंने कहा कि हम CBSE से परमिशन लेंगे, उसके बाद हम एडमिशन कंटिन्यू करेंगे। स्कूल ने कहा कि CBSE ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। IVE वालों ने एक लेटर CBSE ने भेजा और फिर उसकी एडमिशन हो गई। उसके बाद भी स्कूल वालों ने कहा कि आपको एस्कॉर्ट भेजना पड़ेगा, रिस्पांसिबिलिटी आपकी रहेगी। मैं उनकी सारी बातों को लिए सहमत हो गई। IVE ऑर्गेनाइजेशन की वजह से आज मेरा बच्चा अकेला जाता है, अब उसको एस्कॉर्ट की भी जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल और टीचर्स को भी समझ में आ गया कि किस तरह से वो बच्चे की ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे, क्योंकि उनके पास में पहला केस था ये, तो फिर उन्होंने भी काफ़ी कोऑपरेट किया। IVE हेल्प डेस्क से आप संपर्क कर सकते हैं 011-460-70-380 पर, सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच। एपिसोड 3 में हमने आपसे पूछा था, आजकल के समय में कंप्यूटर और स्क्रीन रीडर की उपयोगिता देखते हुए क्या आपको लगता है ब्रेल एक दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी कि कंप्यूटर्स और स्क्रीन रीडर्स के बिना हुआ करती थी? हमारे पास ज्यादातर जवाब हाँ में आए, यानी आप लोगों में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि ब्रेल की जानकारी एक दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए होना बहुत जरूरी है, उतनी ही जरूरी है जितनी कि टेक्नोलॉजी की जानकारी जरूरी है। ब्रेल की मदद से आप कहीं भी बैठकर अपने नोट्स बना सकते हैं। जैसे कि एक दृष्टिवान व्यक्ति की भाषा का विकास मौखिक और लिखित दोनों रूप में होता है, एक दृष्टिहीन व्यक्ति का विकास भी मौखिक और लिखित दोनों रूप में होना चाहिए। ब्रेल की मदद से एक दृष्टिहीन व्यक्ति के शब्दकोश की नींव मजबूत होती है। इससे मात्राओं की गलतियाँ आप आसानी से समझ सकते हैं और ये आपको स्वतंत्र भी बनाती है। आज का यानी एपिसोड 5 का सवाल है, आपको क्या लगता है, क्या एक दृष्टिहीन व्यक्ति घर बैठे किसी दूसरे व्यक्ति को इंटरनेट के जरिए संगीत सिखा सकता है? अपना जवाब आप हम तक पहुंचा सकते हैं SMS या ईमेल के जरिए। आपका नाम, पता, एपिसोड नंबर जो कि नंबर 5 है, लिखना ना भूलें। हमारा नंबर है 9968329329। हमारा ईमेल ID है radio@ive.org, यानी radio@eyeway.org। जो कल चला गया मैं उसे वापस नहीं ला सकता, और जो आने वाला है उसे मैं तय नहीं कर सकता। मैं कुछ कर सकता हूं तो सिर्फ अपने आज को लेकर। उस आने वाले कल तक पहुंचने के लिए मुझे अब जाना होगा दोस्तों। मिलता हूं अगले प्रोग्राम में। मैं हूं अनिल, नमस्कार। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी का कारवां।